हेलो, वेलकम बैक बच्चों। तो देखो, बैक बॉन्डिंग पढ़ लिया था आपने। बैक बॉन्डिंग्स के इफ़ेक्ट्स क्या थे, कैसे होती है, ये सारी चीज़ें आपने कर ली होगी। इसी के रिगार्डिंग आगे बैक बॉन्डिंग के क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, बॉन्ड लेंथ पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, बॉन्ड ऑर्डर पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ पे क्या इफ़ेक्ट आएगा, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगा कि नहीं होगा, सेम रहेगा, इन सारी चीज़ों के बारे में अपन अभी आगे इस वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और देखो, एक लुईस एसिड लुईस बेस इंट्रैक्शन, जिसको आप क्या बोलते हो, बैक बॉन्डिंग बोलते हो, कि बैक बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ लुईस एसिड लुईस बेस इंट्रैक्शन। देन व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ बैक बॉन्डिंग ऑन लुईस एसिडिक स्ट्रेंथ, लुईस बेस स्ट्रेंथ। तो ये सारी चीज़ें जो बैक बॉन्डिंग से रिलेटेड है, इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो अपन अभी डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। माई सेल्फ MNR, केमिस्ट्री जेई फैकल्टी, मैट्रिक्स जेई एकेडमी। नाउ मूव ऑन द पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका अपन ने डिस्कशन कर लिया था कि बैक बॉन्डिंग के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि बैक बॉन्डिंग होता है तो पाई करेक्टर आता है, एंड बैक बॉन्डिंग इज द पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड से जब पाई बनता है तो तुम्हें पता है बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ते हुए बॉन्ड लेंथ कम होती है। ये चीज़ आप ऑलरेडी जानते हो कि भाई जो बॉन्ड ऑर्डर है, बॉन्ड ऑर्डर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्ट्रेंथ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। तो पहला पॉइंट, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड एंगल may चेंज और may नॉट बी चेंज बट नेवर डिक्रीजेस। तो देखो, बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज नहीं होगा, सेम रह सकता है। नाउ दिस पॉइंट इज टेल अबाउट, वी डिस्कस वन एग्जांपल BF3। इस वाले पार्ट के अंदर देखो, इस फ्लोरीन के पास 3 लोन पेयर थे, तीनों लोन पेयर को अपन ने यहाँ पर शो कर दिया। तीनों लोन पेयर अपन, मैं इस वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ कि ये जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल डिक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज हो सकता है बट डिक्रीज नहीं होगा। अब तुम्हें पता है कि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, यही बैक बॉन्डिंग होती है, तो ये इसके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को इसको डोनेट कर देगा और यहाँ पर करेक्टर आ जाएंगे, तो एक्चुअल में ये इस टाइप से दिखाई देगा। तो अभी बात करते हैं प्रेजेंट सिचुएशन में कि जब बैक बॉन्डिंग नहीं थी तो ये बॉन्ड एंगल sp2 हाइब्रिडाइजेशन के कारण 120 डिग्री है। एंड आफ्टर बैक बॉन्डिंग ये कुछ इस टाइप से विजिबल होगा कि ये फ्लोरीन और ये यहाँ पर एक फ्लोरीन और ये एक फ्लोरीन यहाँ पर। तो आप देखो कि अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी बॉन्ड एंगल कितना है, 120 डिग्री, चेंज नहीं हुआ है। तो चेंज नहीं होगा, जो बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज नहीं हो सकता, बढ़ सकता है, उसकी भी बात करेंगे, बट ये बॉन्ड एंगल जो है वो कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। आप देख रहे हो सेम रह गया। पहले जब बैक बॉन्डिंग नहीं थी तो 120 डिग्री था, बैक बॉन्डिंग हो गई उसके बाद भी 120 डिग्री रह गया। इसका मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन पे डिपेंड करेगा। यदि हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो सकता है, डिक्रीज नहीं होगा, और हाइब्रिडाइजेशन सेम रहा तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बैक बॉन्डिंग इज वन काइंड ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर लुईस एसिड बेड इंटरेक्शन। तो ये भी तुम लोगों ने देख लिया था कि भाई जैसे इसकी बात करें तो ये आपका लुईस एसिड हो जाएगा, और जो डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को वो क्या हो जाएगा, ये लुईस बेस हो जाएगा। सो दिस इज अ वन टाइप ऑफ लुईस एसिड बेस इंटरेक्शन। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज इंक्रीज। देखो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड था, अब इसके अंदर सिग्मा और पाई के बीच का करेक्टर आ गया। ये जो, यदि मैं बात करूं कि बॉन्ड ऑर्डर की, तो ये जो बॉन्ड ऑर्डर है इस वाले बॉन्ड का, वो पाई मतलब डबल बॉन्ड से कम है और सिग्मा बॉन्ड से ज़्यादा है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा। तो इसके अंदर अपन ये भी बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर ऑलवेज इंक्रीज। इसका मतलब यदि बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो वो जो बॉन्ड है उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज। तो ये बेसिक हाइब्रिडाइजेशन में अपन ने ये चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट, ड्यू टू बैक बॉन्डिंग बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑलवेज इंक्रीजेस। तो ये जो मैंने लिखा है वो नेक्स्ट पॉइंट है। ड्यू टू बैक बॉन्डिंग सम टाइम हाइब्रिडाइजेशन चेंज और सेम। नाउ मूव दिस एग्जांपल BF3 बोरोन ट्राई हैलाइड की बात करें या बोरोन ट्राई फ्लोराइड की बात करें, तो इसके अंदर पहले भी हाइब्रिडाइजेशन कौन सा था, sp2। अब भी इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp2। तो सेम हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन डिक्रीज मतलब हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो सकता है या फिर सेम रहेगा। तो इन वाले एग्जांपल्स की भी अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। पॉइंट की बात करें, इसके इफेक्ट्स की बात करें, तो इफेक्ट्स की बात करें तो इसके अंदर पहला जो इफेक्ट है वो किसका, कौन सा इफेक्ट है, बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ ऑर्डर।
तो 1 by 1 अपन क्या करेंगे, एक एक एग्जाम्पल के साथ बॉन्ड लेंथ को डिस्कस करेंगे। बॉन्ड लेंथ तुम्हें पता है कि यदि बैक बॉन्डिंग हुई तो बॉन्ड लेंथ, तो सबसे पहले ये चीज, यदि बैक बॉन्डिंग हुई तो इसका मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग होने से बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, और यदि यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है, तो तुम्हें पता है कि बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज। दोनों का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इस चीज का ध्यान रखोगे। अब अपन बात करते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल फर्स्ट, जो अपने पास एग्जाम्पल है, बी एफ बॉन्ड लेंथ की बात करनी है। जैसे मान लो पहला एग्जाम्पल ऐसे हो कि डी बी एफ, बोरोन से फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करना है, और वो एग्जाम्पल क्या है, बी एफ थ्री। इसका कंपैरिजन करना है डी बी एफ बोरोन फ्लोरीन बॉन्ड लेंथ, और किसके अंदर, जो एग्जाम्पल है वो आपके पास मान लो कौन सा, बी एफ फोर माइनस। ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। अब यदि बात करें तो बैक बॉन्डिंग कहाँ पर हो रही है, यदि बैक बॉन्डिंग कहीं भी पॉसिबल है, इसका मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। तो अपन को क्या चेक करना है, सिंपल सी बात है कि अपन को बैक बॉन्डिंग चेक करनी है। बोरोन के पास कौन सा ऑर्बिटल है, वैकेंट ऑर्बिटल। फ्लोरीन के पास क्या है, लोन पेयर है। इसका मतलब ये लुईस बेस बन सकता है, ये लुईस एसिड बन सकता है। यदि ये लुईस एसिड लुईस बेस बना तो इसका मतलब यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। इस वाले एग्जाम्पल की बात करें, बी एफ फोर माइनस की बात करें, तो देखो बोरोन ये टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये स्ट्रक्चर होगी। यदि इसकी बात करें तो अभी इसके पास कोई भी वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, नो वैकेंट ऑर्बिटल। तो इसका मतलब बैक बॉन्डिंग यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, बैक बॉन्डिंग एब्सेंस है। जबकि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग हो सकती है। इसका मतलब यदि बैक बॉन्डिंग हो रही है, पॉसिबल है, इसका मतलब ये जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है ये पहले भी सिग्मा है, तो ये सिग्मा तो चेंज हो जाएगा। एक्चुअल में यदि ये दिखेगा तो ये जो स्ट्रक्चर है वो इस टाइप से दिखेगी एक टाइम बाद। ये फ्लोरीन, ये यहाँ पर फ्लोरीन, ये इसका पाई बॉन्ड, और ये तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है। और बॉन्ड ऑर्डर यदि बढ़ा, इसका बॉन्ड ऑर्डर यदि बढ़ा, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी बेटा, कम होगी। क्लियर? तो इसका मतलब इस बॉन्ड लेंथ का यदि करेक्ट ऑर्डर निकाले तो करेक्ट ऑर्डर बॉन्ड लेंथ किस में ज्यादा होगी, उधर, कि उधर सिग्मा बॉन्ड करेक्टर है, इधर सिग्मा और पाई के बीच का बॉन्ड ऑर्डर है। इसका मतलब बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है, डी बी एफ फोर माइनस की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू बी एफ थ्री। क्लियर? अपन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे क्लियर समझ में आ जाए कि अपन को देखना है कि बैक बॉन्डिंग हो रही है नहीं हो रही, और यदि बैक बॉन्डिंग हो रही है तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, और बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगी। साथ साथ तुमसे ये बोला जाए कि कौन से बी एफ बॉन्ड की बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है ना उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो इसका मतलब ये बी एफ थ्री वाला बॉन्ड, जो बी एफ बॉन्ड है, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एज कंपेयर टू बी एफ फोर माइनस, जिसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्लियर? तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल जो अपने पास है BOH3। जैसे यदि तुम्हें बोल दिया जाए कि बताओ DBO, बोरोन से ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की बात करनी है कि बोरोन से ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ बताओ किसके अंदर, BOH3। इसका कंपैरिजन करना है DBO किसके, BOH4 माइनस। इन दोनों में कंपैरिजन करना है कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। बोरोन से ऑक्सीजन ये वाला मॉलिक्यूल दे रखा है, एक तुम्हें BOH4 माइनस दे रखा है। बात करें दोनों की अलग अलग स्ट्रक्चर बनाए तो देखो फर्स्ट स्ट्रक्चर क्या होगी, जो OH पहले की स्ट्रक्चर ये होगी। बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो बैक बॉन्डिंग यदि यहाँ पर हो रही है बेटा, तो देखो बैक बॉन्डिंग हो रही है तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा। इसका मतलब ये वाले बॉन्ड में करेक्टर आ जाएंगे किसके, डबल बॉन्ड के। लेकिन यदि आप सेम टाइम BOH4 माइनस की स्ट्रक्चर बनाओगे, OH चार बॉन्ड बन चुके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ, ये OH यहाँ जुड़ गया, तो इसके अंदर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही। इसका मतलब यदि बॉन्ड लेंथ की बात करूँ तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, BOH4 माइनस के अंदर जो बोरोन से ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू BOH का होल थ्राइस। क्लियर?
एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा सा अपन को क्लियर और समझ में आ जाएगा। देखो यदि तुम्हें बात कर ली जाए कि DClO बॉन्ड लेंथ बताओ, एग्जांपल थर्ड, डिस्टेंस बतानी है क्लोरीन से ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ की, जो कि किसके अंदर ClO4 माइनस, ये आपको एक मॉलिक्यूल दे रखा है, उसके अंदर क्लोरीन से ऑक्सीजन की बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करनी है किसके साथ, डी क्लोरीन से ऑक्सीजन ClO माइनस में, इसमें आपको कंपैरिजन करना। तो अपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, स्ट्रक्चर से क्लियर समझ में आता है कि क्लोरीन डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये देखो केमिकल बॉन्डिंग से सोल्व होगा, ये स्ट्रक्चर बन गया ClO4 माइनस का, और यदि आप क्लोरीन से ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्लोरीन से ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर बन जाएगा ये वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसके ऊपर लोन पेयर है, 3 लोन पेयर है, इसके पास भी वैकेंट नहीं है, इसके पास देने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर है, लेकिन वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर भी बैक बॉन्डिंग हो सकती है, अभी यहाँ से यहाँ तक हो सकती है, क्योंकि इसके पास क्या है, वैकेंट डी है, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होगी उतनी। सेम इसकी बात करें, क्लोरीन के पास डी ऑर्बिटल है, लेकिन इसका यदि अपन बात करें तो बैक बॉन्डिंग से पहले अपन हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर। यदि इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, 7/4, 2 + 2 + 2 6 and 1 7, 7/4। ये जो रेजोनेंस है चारों के बीच में होगा, तो अभी बॉन्ड्स देख लो कितने हैं, 7 और डिवाइड बाई 4, तो 7/4, इसका मतलब ये हो गया 1.75। इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो यहाँ देखो बॉन्ड ऑर्डर 1 है, ठीक है। बताओ बॉन्ड ऑर्डर कहाँ पर ज़्यादा, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, क्लोरीन से ऑक्सीजन ClO माइनस के अंदर। क्लियर। तो जरूरी नहीं है कि बैक बॉन्डिंग से रिलेट करवाए, आपसे रिलेट करवाया जा सकता है हाइब्रिडाइजेशन से पहले, जो आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पढ़ते हो वहाँ से। तो ये अपने पास कुछ एग्जाम्पल्स थे। यदि बात करें सिंपल एग्जाम्पल, और आपसे ऐसे मान लो पूछ लिया जाए कि जैसे CO2 और बताओ कि DCO बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ किसके अंदर, CO2 एंड DCO इन CO3 2-, तो ये भी कहाँ से बॉन्ड ऑर्डर से होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। यदि CO2 की बात करें तो C डबल बॉन्ड हो, C डबल बॉन्ड हो, बॉन्ड ऑर्डर की यदि वैल्यू निकालोगे तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है, 2 पाई बॉन्ड है। लेकिन आप CO3 2- की स्ट्रक्चर बनाओगे, CO3 2- की, तो ऑक्सीजन माइनस, ऑक्सीजन माइनस और डबल बॉन्ड हो। इसका आप बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो 2 + 2, 2 + 2 4, 4/3। बॉन्ड ऑर्डर 1 से ज़्यादा, 2 से कम, तो बॉन्ड लेंथ किसकी ज़्यादा होगी, DCO बॉन्ड लेंथ, कार्बन से ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ CO3 2- में ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू CO2। ये बेसिक एग्जांपल वो वाले हैं जो अपन कहाँ से निकालते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से। नेक्स्ट ये एग्जांपल हो गया अपना कौन सा, 4th। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो तुम्हें एग्जांपल नंबर 5th, एग्जांपल नंबर 5th के अंदर तुम्हें BN बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है, DBN अलग अलग स्ट्रक्चर्स दे रखी है। जैसे मान लो अपन को एक एग्जांपल दे दे तुम्हें कि BH2 NH2, एक एग्जांपल ये दे दिया। इसके अंदर जो बोरॉन से नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ होगी उसके बारे में कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किससे करना है, दूसरा तुम्हें दे रखा है DBN, और जो एग्जांपल है वो आपका हो गया BH NH2 का होल ट्वाइस। नेक्स्ट जो DBN बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है बेटा, वो तुम्हारे को बताना है किसके अंदर, BNH3 का होल थ्राइस। इसके बीच में कंपैरिजन करना है कि किसमें बोरॉन से नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी। तो अपन क्या करते हैं, बेसिकली अपन स्ट्रक्चर बनाते हैं, तभी अपन को पता लगता है कि यहाँ पर बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है कि नहीं। देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, दे सकता है किसको, बोरॉन को। अभी बोरॉन का ऑर्बिटल वैकेंट है, एक ऑर्बिटल इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इसका मतलब बैक बॉन्डिंग हो सकती है। तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो एक बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। तो इससे जो भी स्ट्रक्चर बनेगी वो स्ट्रक्चर बनेगी बेटा इस टाइप से, NH2 यहाँ प्लस, यह हाइड्रोजन। इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो इसका बॉन्ड ऑर्डर पहले एक सिग्मा बॉन्ड था, अब कितना हो गया, एक पाई हो गया, तो 1 + 1 2।
नेक्स्ट स्ट्रक्चर यदि बनाए तो अपन देखो B, यहाँ पर हो गया H, यहाँ हो गया आपका H2N, इसके पास लोन पेयर है, और इधर भी क्या है आपका NS2, इसके पास भी बेटा क्या है लोन पेयर है, ये लोन पेयर दे सकता है, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो ये इसमें डोनेट कर सकता है, तो ये भी डोनेट कर सकता है। तो इसकी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी आफ्टर बैक बॉन्डिंग बोरोन एक यहाँ पर पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड NS2+, इसके बाद इधर एक पाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड और इधर क्या आ गया NS2+, और इधर आपका क्या जुड़ा हुआ हाइड्रोजन। तो इधर आप देखोगे तो इसके अंदर जो ये पाई बॉन्ड है इसमें रेजोनेंस हो जाएगी, तो इसमें जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1 सिग्मा प्लस पाई दोनों के अंदर घूम रहा होगा। तो ये एक साथ पॉसिबल नहीं है, तो इसकी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसमें डैश डैश कर लेना कि दोनों एक साथ तो बन नहीं सकते, तब तो क्या हो जाएगी, तो बैक बॉन्डिंग इसमें इस टाइप से हो सकती है। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो देखो बोरोन से नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, इधर भी नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है लोन पेयर है, इधर भी नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है लोन पेयर है, तो बैक बॉन्डिंग इधर से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है, यहाँ से भी हो सकती है। एक टाइम एक ही होगी तो इसकी आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी NS2+, जो पाई बॉन्ड है वो तीनों से घूमता रहेगा, वन टाइम कोई एक ही डोनेट करेगा, और इधर भी क्या होगा एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन सकता है, तो इधर भी प्लस। तो आप इधर यदि बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो सब में सिग्मा तो है ही, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का यदि तुम्हें बॉन्ड ऑर्डर निकालना आता है तो सिग्मा तो है ही। अब देखो सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसमें है तो बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर इसका है तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसका होगी। तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आ गया, ये आपको मैंने एक एग्जांपल बताया। तो आप क्या करोगे, सिंपली स्ट्रक्चर बनाओगे, देखोगे कि बॉन्ड ऑर्डर कितना इंक्रीज हो रहा है, किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है। तो पुराना जो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग 1 में वो भी ध्यान रखना है, और यहाँ जो बैक बॉन्डिंग नया कॉन्सेप्ट आया उसका भी ध्यान रखना है। दोनों को ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है कि एक्चुअल में इस टाइप से हो सकता है। क्लियर? तो ये अपने पास कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनकी अपन ने बात करी। नेक्स्ट मूव करते हैं अपन बॉन्ड एंगल के ऑर्डर पे। देखो बॉन्ड एंगल बढ़ सकता है, बराबर रह सकता है, लेकिन कभी भी डिक्रीज नहीं होगा। तो इसके बारे में ही बात करते हैं कि बॉन्ड एंगल बढ़ सकता है लेकिन कम नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि बॉन्ड एंगल सेम रह सकता है, ये आपके दिमाग में चलना चाहिए कि बॉन्ड एंगल के बारे में बैक बॉन्डिंग से क्या इफेक्ट आता है, इंक्रीज हो सकता है, लेकिन बॉन्ड एंगल कभी भी बेटा क्या नहीं होगा, डिक्रीज। यदि आपको इस बारे में ख्याल रहेगा तो ये कभी नहीं होगा, सेम रह सकता है। BF3 का एग्जांपल मैंने बताया, इंक्रीज हो सकता है लेकिन डिक्रीज नहीं होगा। बॉन्ड एंगल ऑर्डर, जो बॉन्ड एंगल है उसका ऑर्डर निकालते हैं। मान लो एक एग्जांपल की बात करते हैं कि तुमसे ये बोल दिया जाए कि बताओ OF, OF2 और OCl2, ये वैसे बेंट रूल के अंदर जो तुम्हें बॉन्ड एंगल के बारे में बताया जाता है वहाँ पर भी ये एक्चुअल में केमिकल बॉन्डिंग 1 में बता दिया जाता है, लेकिन अपन यहाँ पर भी कर सकते हैं। देखो ऑक्सीजन से फ्लोरीन जुड़ा, sp3 का हाइब्रिडाइजेशन 2 सिग्मा 2 लोन पेयर। अभी यहाँ बैक बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर इसके पास यहाँ देने के लिए लोन पेयर है, लेकिन बैक एंड ऑर्बिटल नहीं होने की वजह से बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। लेकिन ऑक्सीजन से क्लोरीन, ऑक्सीजन क्लोरीन के ऑर्बिटल में सम टाइम क्लोरीन के साथ बैक बॉन्डिंग कर सकता है, तो इसका मतलब यहाँ बैक बॉन्डिंग हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। लेकिन इससे पहले ही एक इफेक्ट की बात करें, तुम्हें यदि प्रीवियस कॉन्सेप्ट याद होगा तो ये फ्लोरीन आपके कौन से पीरियड से बिलोंग करता है बेटा, सेकेंड पीरियड से। ये आपका सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है, जबकि क्लोरीन आपको पता है कि क्लोरीन बल्की ग्रुप में आता है, और यदि बल्की ग्रुप में आता है, ये बल्की ग्रुप है, और बल्की ग्रुप कौन से होते हैं, तो थर्ड पीरियड और ऑनवर्ड्स डाउनवर्ड जाओगे तो सारे के सारे बल्की होते हैं। इसका मतलब इसकी साइज क्या है, ज़्यादा। साइज ज़्यादा है तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा लगेगा, और यदि रिपल्सन ज़्यादा तो ये जो थीटा है, मान लो ये θ2, ये θ1, तो ये θ2 बढ़ेगा। इसका मतलब OCl2 के अंदर जो θ2 हो, जो थीटा होगा, बॉन्ड एंगल होगा Cl OCl, वो बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा इससे। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बट इसका ड्यू टू बल्की ग्रुप। तो आप क्या चेक करोगे, सबसे पहले यदि स्टेरिक क्राउडिंग
पॉसिबल है, पॉसिबल देन चेक फर्स्ट। इस चीज का हमेशा ध्यान रखोगे कि यदि कहीं भी स्टेरिक क्राउडिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है तो ये देखो बॉन्ड एंगल के अंदर बताया था, मैंने क्लासरूम में बच्चों को बताया था और बाकी आप लोगों को पता होगा, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, कि व्हेन हाइब्रिडाइजेशन सेम, सेंट्रल एटम आर सेम एंड सराउंडिंग एटम्स आर बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड एंड ऑनवर्ड्स, देन स्टेरिक क्राउड प्रेजेंट। और यदि स्टेरिक क्राउड यदि होती है तो स्टेरिक क्राउड होने की वजह से बॉन्ड एंगल इंक्रीज होता है। तो देखो फ्लोरीन स्टेरिक क्राउडिंग नहीं लगाएगा लेकिन क्लोरीन लगाएगा, और क्लोरीन यदि स्टेरिक क्राउडिंग लगाएगा तो बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। ठीक है, अब अपन यदि बात करें नेक्स्ट एग्जांपल की, तो देखो अब एक और केमिकल बॉन्डिंग के अंदर तुम्हें एक और एग्जांपल उसकी भी बात कर लेते हैं साथ साथ। एक और एग्जांपल बताया जाता है बेंट रूल के अंदर। बेंट से पहले बॉन्ड एंगल पढ़ाया जाता है, उसके बताया जाता है कि H2O OF2 OCl2 में कंपैरिजन कर दो। तो देखो OF2 OCl2 में कंपैरिजन कर दिया कि OCl2 का बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, लेकिन OH2 और OF2 के बारे में क्या ख्याल है? देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन फ्लोरीन, स्टेरिक क्राउडिंग प्रेजेंट नहीं है, तो फिर अपन किससे देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम। यदि बात करें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो रिपल्शन डिक्रीज होगा, रिपल्शन डिक्रीज होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा। तो इसका मतलब OH2 में बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, तो OH2 का OF2 से ज्यादा। तो यदि करेक्ट ऑर्डर की बात करें, इसमें करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? तो OCl2 में OCl बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, फिर OH2 और सबसे कम OF2। बार बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्पल में, आप ये भी याद रखोगे। तो ये भी आपको बॉन्ड एंगल के अंदर एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन सेम, सेंट्रल एटम सेम, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। क्लियर? तो ये भी आपको याद रखना है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम इंक्रीजेस देन बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। क्लियर? ये बॉन्ड एंगल के अंदर बताया जाता है। नेक्स्ट अपन यदि एग्जांपल की बात करें तो OCl2 एंड SCl2, इन दोनों के अंदर तुम्हें क्या करना है? कंपैरिजन करना है, बॉन्ड एंगल कंपैरिजन इन बिटवीन OCl2 एंड SCl2। वही सेम स्ट्रक्चर बनाएंगे, OCl SCl SCl, सराउंडिंग एटम सेम, स्टेरिक क्राउड भी दोनों का लग रहा है, स्टेरिक क्राउड लग रहा है लेकिन दोनों का स्टेरिक क्राउड सेम लग रहा है, तो उससे कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते। सेंट्रल एटम के ऊपर लोन पेयर सेम है, दोनों के ऊपर दो लोन पेयर है। अब देखो सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से डिसाइड होगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा उसका बॉन्ड एंगल भी ज्यादा। बताओ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर यदि बात करें, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। यदि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा तो इस बॉन्ड के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन है उनको कौन खींचेगा? ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा, अपनी तरफ लाएगा। तो एक सिचुएशन बेटा ये बनेगी कि इस OCl इसके दोनों इलेक्ट्रॉन पास पास में आ जाएंगे, पास में इलेक्ट्रॉन आते हैं तो रिपल्शन बढ़ता है, दोनों पास पास में आएंगे लेकिन ये कम पास में आ पाएगा, इसका मतलब इसमें रिपल्शन कम होगा, इसमें रिपल्शन कम, तो रिपल्शन कम तो थीटा कम, तो इसका मतलब बॉन्ड एंगल किस में ज्यादा? OCl2 में एज कंपेयर टू SCl2। क्लियर? तो ये बॉन्ड एंगल के रिगार्डिंग बातें थी। बॉन्ड एंगल देख लिया अपन ने, बॉन्ड लेंथ देख लिया, कहीं भी बॉन्ड एंगल इंक्रीज हुआ क्या? कहीं भी बॉन्ड एंगल डिक्रीज हुआ क्या? इंक्रीज हो सकता है लेकिन कहीं भी डिक्रीज हुआ क्या बॉन्ड एंगल? अब इंपॉर्टेंट बात करते हैं कि बैक बॉन्डिंग से और क्या इफेक्ट आता है। एक तो मैं एग्जांपल बताता हूं कि जिसपे जो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होने वाला है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो देखो बात करते हैं अपन some important
some important example where hybridization of an element get changed due to back bonding. अब देखो कुछ एग्जाम्पल है जो तुम्हें ये ध्यान रखना है कि इनके कारण हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो रहा है, तो उन एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। पहला एग्जाम्पल की यदि बात करें बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिडाइजेशन चेंज होता है सेम रहता है, उसके बारे में बात करते हैं। देखो एक एग्जाम्पल BF3 वाला तुमने देखा ही होगा कि BF3 का पहले भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 बाद में भी sp2, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन एक एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अपन यहाँ पर इससे कनेक्ट कर देते हैं सिलिकॉन हाइड्राइड SiH3। अब यदि बात करें अभी, तो देखो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अभी यदि आप बात करें तो इसमें देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल या स्टेरिक नंबर की वैल्यू कितनी आएगी, 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, इसका मतलब 2 + 2 4 वैल्यू आती है। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, sp3। ये कब है, बिफोर बैक बॉन्डिंग OSiH3 का ये कंडीशन है कि इसके ऊपर 2 लोन पेयर है, 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और इसकी V शेप है। और इसका बॉन्ड एंगल की यदि बात करें तो 104 डिग्री के अराउंड इसका अभी बॉन्ड एंगल होगा। सारी चीजें एक ही एग्जांपल में क्लियर कर देता हूं कि बॉन्ड एंगल कैसे इंक्रीज होता है और हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज होता है, कैसे सेम रहता है। 104 डिग्री या बल्कि ग्रुप हो तो मान लो कि 104 डिग्री से ज्यादा 109 डिग्री से कम, ऐसा सीन रहा होगा। तो ये 104 डिग्री से ज्यादा और ये जो बॉन्ड एंगल है ये आपका 109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। अभी इस सिचुएशन, प्रेजेंट सिचुएशन में व्हेन बैक बॉन्डिंग डिड नॉट टेक प्लेस। लेकिन यदि आफ्टर बैक बॉन्डिंग, इसमें बैक बॉन्डिंग हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसके अंदर ऑर्बिटल वैकेंट है, कौन सा वैकेंट ऑर्बिटल है इसके अंदर, तो इसके अंदर आपका d ऑर्बिटल वैकेंट है। कौन सा ऑर्बिटल वैकेंट है, d। तो देखो सिलिकॉन के पास वैकेंट कौन सा ऑर्बिटल है, वैकेंट d। वैकेंट d कौन सा, 3d। इसका मतलब बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है। और यदि बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है तो क्या सिनेरियो होता है उसको चेक करते हैं। देखो ऑक्सीजन, इधर आपका सिलिकॉन SiH3, इधर आपका SiH3। जैसे ही बैक बॉन्डिंग हुई तो एक लोन पेयर आपका किस में चला गया, बैक बॉन्डिंग में। इसका मतलब दोनों जगह हो सकता है, दोनों जगह सिलिकॉन है, ये सिचुएशन बनेगी, ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनेगी। देखो अभी यदि बात करें तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 1 लोन पेयर, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालो। स्टेरिक नंबर क्या होगा, 2 + 1 3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ, sp2। बस यही मुझे बताना था। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या था, बिफोर बैक बॉन्डिंग sp3, आफ्टर बैक बॉन्डिंग बेटा कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो आफ्टर बैक बॉन्डिंग इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हुआ। अब यदि बात करें तो पहले 2 लोन पेयर रिपेल कर रहे थे, यहां पर पहले कितने लोन पेयर थे, 2 लोन पेयर, अब कितना है, 1 लोन पेयर। इसके कारण यहां डबल बॉन्ड होने की वजह से, यहां 1 लोन पेयर रहने की वजह से ये बॉन्ड एंगल हो जाता है 144 डिग्री, जो कि आपके 120 डिग्री वाला बॉन्ड एंगल जो होता है sp2 का, उससे भी ज्यादा हो गया ड्यू टू पाई बॉन्ड और लोन पेयर का बैक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने की वजह से। तो मैं यही कहना चाह रहा था कि बैक बॉन्डिंग से आपका बॉन्ड ऑर्डर चेंज होता है ऑलवेज, बॉन्ड एंगल सेम रह सकता है, चेंज डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज होगा। 104 से 109 के बीच में बॉन्ड एंगल था, 144 डिग्री हो गया, इंक्रीज हुआ क्या, डिक्रीज हुआ क्या। किसी भी एग्जांपल के अंदर बैक बॉन्डिंग के अंदर यदि बैक बॉन्डिंग हुई है, इसका मतलब बॉन्ड एंगल कभी भी डिक्रीज नहीं होगा, ऑलवेज इंक्रीज, सेम रह सकता है। हाइब्रिडाइजेशन मे नॉट चेंज और मे बी चेंज, हाइब्रिडाइजेशन सेम भी रह सकता है, चेंज भी हो सकता है। तो ये मैं वो बातें कर रहा था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन बात करेंगे किसके बारे में, जो इसके लुईस एसिडिक करेक्टर और लुईस बेसिक करेक्टर है उसके बारे में। क्लियर। तो थैंक यू वेरी मच। देखो स्टेप बाय स्टेप अपन
बहुत शॉर्ट लेक्चर के साथ बैक बॉन्डिंग को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अपन फजांस रूल के ऊपर जाएंगे। क्लियर? तो थैंक यू वेरी मच।